देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 471 में एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखा गया है और फिर बच्चों अपने को पता करना है इस ग्राफ के बारे में क्या क्या है। सबसे पहली बात बच्चों देखिए, W इसका रिएक्टेंट है और Y इसका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों तो ऐसे रिएक्शन होते हैं एक्जोथर्मिक। क्या होते हैं बच्चों? एक्जोथर्मिक, है ना। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल हो रिएक्टेंट से, है ना बच्चों, रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल हो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है मैंने। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो ऐसे रिएक्शन होते हैं एक्जोथर्मिक, और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हो प्रोडक्ट से तो बच्चों होता है एंडोथर्मिक। क्लियर है? ग्राफ में कैसे पता लगेगा? तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है बच्चों, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब एनर्जी कम होगी, है ना। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑर्डर लिख सकते हैं ना। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा बच्चों मैक्सिमा पर लाई करता है, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पर लाई करता है बच्चों? मैक्सिमा पर। जैसे देखिए यहाँ से ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये मैक्सिमा आपको दिख रहा है ग्राफ में, तो ये बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट। जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ, जैसे इस वाले में आप देख करके समझ सकते हो। यहाँ से बच्चों जैसे देखिए ये मैक्सिमा है ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट। फिर बच्चों ये नीचे आया, मिनिमा मिला, तो ये है बच्चों इंटरमीडिएट, ठीक है ना। फिर से मैक्सिमा मिला बच्चों, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट, है ना। इंटरमीडिएट नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बच्चों, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस का 1 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर इंटरमीडिएट 1 है, इसलिए 2 ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर रिएक्टेंट है बच्चों, फिर देखिए यहाँ पर एक ही मैक्सिमा है, तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट यहाँ पर है बच्चों, प्रोडक्ट की एनर्जी देखिए कम है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, मतलब ये कैसा है? एक्जोथर्मिक है। ये ग्राफ भी कैसा है बच्चों? एक्जोथर्मिक है। आगे समझ में, इसमें एक इंटरमीडिएट है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना। इस ग्राफ को भी देख करके आप ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल मतलब ये एक्जोथर्मिक है, और ये मैक्सिमा 1 दिख रहा है बच्चों, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। इसमें देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नीचे है बच्चों, प्रोडक्ट नीचे है, इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है ज़्यादा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जैसे ही ज़्यादा हुई, इसका मतलब एक्जोथर्मिक है। फिर बच्चों देखो ये एक मैक्सिमा है, ये भी एक मैक्सिमा है, तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, ये भी ट्रांजिशन स्टेट 1 हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हुआ, और उसके बीच में देखिए एक मिनिमा दिख रहा है, ये इंटरमीडिएट हुआ। तो इसलिए इस ग्राफ को देख करके क्या क्या स्टेटमेंट देंगे? एक तो एक्जोथर्मिक है, दूसरा 2 ट्रांजिशन स्टेट है, एक इंटरमीडिएट है बच्चों, ठीक है ना। इसमें देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है ना बच्चों। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, और एक ही मैक्सिमा दिख रहा है, तो ये केवल ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट कम एनर्जी पर है, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, मतलब एंडोथर्मिक है। 2 तो ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं और बीच में बच्चों एक इंटरमीडिएट दिख रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया बच्चों। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट ज़्यादा एनर्जी पर, प्रोडक्ट कम एनर्जी पर, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब एक्जोथर्मिक है। फिर ग्राफ देखिए, ग्राफ में एक ही केवल मैक्सिमा दिख रहा है, मतलब केवल ट्रांजिशन स्टेट है। अपने से पूछा है कि पॉइंट एक्स क्या है, तो पॉइंट एक्स है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट इसमें है ही नहीं, इस ग्राफ में इंटरमीडिएट है ही नहीं बच्चों। 472 में बच्चों देखिए यहाँ पर ABC 3 मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। ए यहाँ पर है बच्चों, बी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है। यहाँ पर ये बच्चों सी है, ये ए है, और ये बी है। यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बच्चों, तो बी सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ए है, और फिर बच्चों सी है। स्टेबिलिटी की बात करें बताइए,
स्टेबिलिटी की बात करें तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद ए और फिर बी। हमसे पूछा क्या है बच्चों, हमसे पूछा है सी कौन सा होगा। तो हमें इन चारों ऑप्शन में देख लेना है कि सी कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सिस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे बच्चों तो इसमें अल्फा एच देखो कितना दिख रहा है 6। ये बच्चों ट्रांस 2 ब्यूटीन है तो इसमें भी अल्फा एच कितना दिख रहा है बच्चों 6 है। आपको पता है कि अल्फा एच जब बराबर होता है सिस ट्रांस होता है तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। 1 ब्यूटीन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों तो इसमें अल्फा एच 2 ही है, और इथीन में तो बच्चों अल्फा एच 0 है। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अपने से पूछा गया है, क्योंकि एनर्जी सबसे कम वाला पूछा है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा है, ट्रांस वाला है। बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर ए है बच्चों, फिर सी है और फिर डी है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, समझ गए बात को। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अपने से सी पूछा है बच्चों, तो सी हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन। वीडियो रोक करके आप इसको ट्राई कीजिए, अपने आप हो जाएगा आपसे। यहाँ पर बच्चों ए, ये है बी और ये है बच्चों सी। पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम अगर का ऑर्डर लिखें तो देखिए ए सबसे ऊपर है, फिर बी है बच्चों और फिर सी है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखोगे तो क्या आएगा बताइए, सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आ गया, सी बी ए भी आ गया ना। और फिर बच्चों ये प्रोडक्ट बन रहा है। अपने से स्ट्रक्चर ए के बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है, इसका मतलब सबसे कम स्टेबल पूछा है बच्चों। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम, और एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं बताइए, अल्फा एच से देखते हैं। तो यहाँ पर 2 1 3 है, यहाँ पर अल्फा एच कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 3 6 है बच्चों। यहाँ पर अल्फा एच कितना है बच्चों, 2 1 3 है। यहाँ पर अल्फा एच कितना है बताइए, 10 है। ठीक है ना। तो अपने से क्या पूछा है, सबसे कम स्टेबल पूछा है बच्चों। ठीक है ना, सबसे कम स्टेबल पूछा है। तो स्ट्रक्चर ए, तो स्टेबिलिटी में सबसे कम हो जाएगा बच्चों, 2 2 हो जाएंगे। एक ये भी देखो दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि दोनों में अल्फा एच तो बराबर हो गए, दोनों में अल्फा एच तो बराबर हो गए, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए यहाँ से बनाओगे आप, तो यहाँ से बच्चों ये इधर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो ये 1 डिग्री का कार्बन आयन फॉर्म करेगा। और इसमें बच्चों यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को जब आप तोड़ोगे, या यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ोगे आप, इधर जाएगा, सॉरी कहाँ बना रहा, इसमें बना रहा हूँ। यहाँ से मान लो अल्फा हाइड्रोजन हमने यहाँ से तोड़ दिया, तो यहाँ से ये इधर जाएगा बच्चों, ये इधर जाएगा, तो 2 डिग्री का कार्बन आयन बनेगा। तो कार्बन आयन बच्चों, कार्बन आयन जो होता है, कार्बन आयन 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 1 डिग्री वाला होता है। ठीक है ना। 1 डिग्री का कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि ए और सी में ए ज़्यादा स्टेबल है सी से। लेकिन अपने से पूछा क्या था, अपने से पूछा था बच्चों ए मतलब सबसे कम स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल बच्चों यहाँ पर सी हो जाएगा, तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 474 में बच्चों यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको ग्राफ का पूरा एनालिसिस करना सिखाया था। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है ना। तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा स्टेबल हो ना प्रोडक्ट से, तो ऐसे रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं बच्चों एलिमिनेशन वाले, E1 E2, फिर बच्चों E1CB। ठीक है ना, ये सब होते हैं। क्लियर बच्चों, ऐसे भी लिखते हैं E1 E2, फिर बच्चों E1CB, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना। तो ये सब के सब बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी देखिए, रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है बच्चों, रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है। क्लियर है। तो इसका मतलब तीनों एलिमिनेशन है। और देखिए यहाँ ऑप्शन को के हिसाब से भी बच्चों E1 E2 E3 के बारे में ही, E1 E2 और E1CB के बारे में हमें चर्चा करना है। अब इसमें बच्चों E2 रिएक्शन जो होता है ना, E2 रिएक्शन ये एक ही स्टेप में होता है, और एक ही स्टेप में होने के कारण इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट होता है। और ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है केवल मैक्सिमा पर होता है बच्चों। फिर से मैं बोल रहा हूँ, E2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, उसमें केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। तो बच्चों अब इस ग्राफ को देख करके बताइए, देखिए
यहाँ से एक तो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चों, इसमें देखिए 2 ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें देखिए 2 ट्रांजिशन स्टेट है। 2 ट्रांजिशन स्टेट आने का मतलब है कि उसमें इंटरमीडिएट है। क्लियर बच्चों? और इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट आया, इसका मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बराबर होता है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट और प्लस का 1। क्लियर है बच्चों? तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट है, इसका मतलब इसमें इंटरमीडिएट 0 है। इसमें इंटरमीडिएट क्या है बच्चों? 0 है। समझ गए बात को? तो अब क्या किया जाए? तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एक जो है केवल E2 रिएक्शन में होता है। किस में होता है बच्चों? E2 रिएक्शन में, यानी कि ए वाला जो ग्राफ है वो है E2 रिएक्शन वाला। क्लियर बच्चों? अब बच्चों बी और सी है। बी और सी में बच्चों एक है E1 रिएक्शन और एक है बच्चों E2 रिएक्शन, सॉरी एक है E1 CB रिएक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो बच्चों कि दोनों में इंटरमीडिएट होते हैं, दोनों में इंटरमीडिएट होते हैं। E1 रिएक्शन जो होता है बच्चों E1, उसमें एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें इंटरमीडिएट एक ही दिया हुआ है, इसमें भी, ठीक है ना, मतलब इंटरमीडिएट से आप नहीं बता सकते। और चूंकि दोनों में इंटरमीडिएट एक ही दे रखा है, देखिए E1 CB में इंटरमीडिएट एक होगा, है ना, E1 CB में इंटरमीडिएट एक होगा, लेकिन E1 में इंटरमीडिएट एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पर इंटरमीडिएट बदला हुआ होता है तो हम तुरंत बता देते हैं कि ये E1 होगा, ये होगा। अब E1 और E1 CB को कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी और ये बच्चों ये ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी का गैप देखिए, और इसमें बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी का गैप देखिए। तो इसमें एनर्जी जो है बच्चों, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। E1 CB रिएक्शन और E1 रिएक्शन में बच्चों E1 CB का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है। समझ गए बात को? E1 CB रिएक्शन मतलब E1 रिएक्शन जो होते हैं वो E1 CB के रिस्पेक्ट में फास्टली होते हैं। समझ गए बात को? तो इसीलिए चूँकि E1 CB में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये रिएक्शन आसानी से नहीं होता है। तो सी वाला जो होगा बच्चों तो E1 CB होगा। देखिए फिर से ए बताऊँ, E2 है, बी बच्चों E1 रिएक्शन है और सी जो है बच्चों वो E1 CB है। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट के आधार पर डिसीजन नहीं लिया। किसके आधार पर डिसीजन लिया है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर। क्लियर है? एक्टिवेशन एनर्जी E1 CB में ज़्यादा होगा, E1 में कम होगा, तो उसके आधार पर, मतलब ये आप ध्यान भी रख सकते हो और याद रखना चाहिए। क्लियर है? तो इसके आधार पर बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।